दोस्तों, आज हम सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाली हैं। मतलब हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब यह है कि कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाली थ्योरी क्लासेस नहीं होंगी, बल्कि एक रिवीजन क्लास होंगी, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि यदि बताए गए सभी पॉइंट्स को आपने पूरी ईमानदारी से कवर कर लिया, तो आपको क्वेश्चन करते समय खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। क्योंकि यहाँ हम हर टॉपिक को इस तरीके से समझेंगे, जिससे आपको यह पता रहेगा कि एग्ज़ाम में सवाल कहाँ से बनता है और किस कॉन्सेप्ट को हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस कॉन्सेप्ट को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और फिर रही बात क्वेश्चंस की, तो कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर जब समाप्त होगा, तो हम लोग उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसके बाद आपके सभी बचे हुए छोटे-मोटे डाउट या कन्फ्यूजन लगभग पूरी तरीके से क्लियर हो जाएँगे। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही सिलेक्ट किए गए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में गलती करने से बचाएँगे और आपका पूरा चैप्टर उन क्वेश्चंस के थ्रू भी एक बार रिवाइज़ हो जाएगा। दोस्तों, इस सब्जेक्ट में हम लोग टोटल 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और यदि बात की जाए कि एग्ज़ाम में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो जेईई एग्ज़ाम की बात करें तो लगभग 5 से 8 क्वेश्चन, और बात करें यदि एई एग्ज़ाम की, तो लगभग 8 से 12 क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। बस इसमें आपको एक बात ये याद रखना है कि इसके सभी चैप्टर अपने पिछले चैप्टर से लिंक्ड हैं। मतलब पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अगले चैप्टर में अप्लाई होते हैं। इसलिए क्रम से सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और हाँ, वैसे तो सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन किसी भी एग्जाम में 95% केस में ऐसा देखा गया है कि ये जो 2 चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये एग्जामिनर के फेवरेट चैप्टर हैं। उसका सीधा-सा कारण है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो हैं, वो बाकियों की अपेक्षा काफ़ी लंबे चैप्टर हैं, जिससे अधिक संख्या में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि ये सोम या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट कहते किसे हैं और इसकी आवश्यकता क्या है। मतलब इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाली है। जैसे कि फोर्स किसे कहते हैं और लोड किसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर्स क्या है, जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि यह एक प्रकार का एक्शन होता है, जो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट की अवस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। इतना हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये लोड क्या है। तो दोस्तों, यह एक टेक्निकल टर्म होता है, जिसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स या उनका कॉम्बिनेशन किसी स्ट्रक्चरल पार्ट पर एक्ट करता है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स को लोड कहा जाता है। कहने का मतलब, इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि किसी फोर्स को लोड तभी कहा जाएगा जब वह फोर्स एक्सटर्नल हो और किसी न किसी स्ट्रक्चरल पार्ट पर एक्ट कर रहा हो। तो अब यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक लोड एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, परंतु प्रत्येक एक्सटर्नल फोर्स एक लोड नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं कि डिफॉर्मेशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। बात करें यदि डिफॉर्मेशन की, तो जब किसी बॉडी पर कोई लोड अप्लाई होता है, तो बॉडी का यदि शेप चेंज हो जाता है, तो उसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। और बॉडी की जब पोजीशन चेंज होती है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई एक कार का पहिया है, वो जब अपनी इनिशियल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट करता है, मीन्स उसकी पोजीशन में जो जो चेंज होता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और उसी कार के पहिए का जो टायर होता है, जब लोड के कारण कुछ कंप्रेस होता है,
मीन्स वो अपना कुछ ना कुछ शेप चेंज होता है, शेप चेंज करता है, तो उसे हम डिफॉर्मेशन कहेंगे। अब बात करते हैं कि यह जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है वो आया कहाँ से, जिसमें हम लोग समझते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस का यूज करके इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब इसे भी दो बड़े भागों में बांटा गया, एक सॉलिड मैकेनिक्स, एक फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में हम लोग सॉलिड बॉडीज की स्टडी करते हैं, जबकि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड अर्थात लिक्विड या गैस की स्टडी करते हैं। सॉलिड बॉडीज में भी दो प्रकार की बॉडी होती है, एक रिजिड बॉडी और एक डिफॉर्मेबल बॉडी। बात करें यदि रिजिड बॉडी की, जब किसी बॉडी पर कोई लोड अप्लाई होता है तो बॉडी का शेप यदि चेंज नहीं होता है अर्थात उसमें कोई डिफॉर्मेशन चेंज नहीं होता है तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और बात करें यदि डिफॉर्मेबल बॉडी की, बॉडी पर कोई लोड अप्लाई करते हैं तो बॉडी का जब शेप चेंज हो जाता है तो उसे हम डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। अब इसी डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी हम जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसे ही हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। मतलब हम लोग इस सब्जेक्ट में डिफॉर्मेबल बॉडी के बिहेवियर को समझेंगे अंडर द एक्शन ऑफ लोड। तो अब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि मटेरियल अलग अलग टाइप के लोड्स लगने पर कैसा व्यवहार करते हैं, मतलब कितना डिफॉर्मेशन होगा और कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। और अब बात करें इसकी आवश्यकता की, तो स्पष्ट ही है कि यह हमें समझने में मदद करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना लोड बियर कर सकता है, मतलब कब फेल होगा और कब सेफ रहेगा, और उसकी डिजाइन कैसे इकोनॉमिकल रहेगी और कैसे वो ड्यूरेबल रहेगा। दोस्तों, असली खेल यहाँ से शुरू होता है जहाँ हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेस क्या है। तो आइए इसे इस डायग्राम से समझते हैं, जहाँ ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस बॉडी को खींचने अर्थात डिफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इसी बॉडी के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कट करके हम लोग स्ट्रेस की कहानी समझते हैं। तो आइए देखिए, इस कटे हुए भाग में यह लोड P इस बॉडी को डिफॉर्म करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं। अब जैसे ही इस लोड P के कारण इन मॉलिक्यूल्स को तनिक भी डिफॉर्मेशन का अनुभव होता है, तो ये सब लोग मिलकर इस लोड P के अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स लगाते हैं और इसी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को जब हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्ट्रेस मिल जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि इस फार्मूले में ये जो स्ट्रेस हमें मिलता है वो एवरेज स्ट्रेस होता है और यहाँ पे ये जो फोर्स होता है वो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होता है। तो अब हम लोग आसानी से स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जब किसी मटेरियल पर कोई लोड एक्ट करता है तो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट मटेरियल पर यूनिट एरिया में जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे ही हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ये तो बात हो गई स्ट्रेस की, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि पहले स्ट्रेस आया कि स्ट्रेन। तो अब आप लोग बताइए, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब इस कटे हुए भाग में देखिए, जब मॉलिक्यूल्स डिफॉर्मेशन का अनुभव करते हैं तभी वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाते हैं जिससे हमें स्ट्रेस मिलता है। तो ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे ये है कि सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो डिफॉर्मेशन की होती है जिसके कारण स्ट्रेस डेवलप होता है। अब ये जो डिफॉर्मेशन होता है ये स्ट्रेन का पार्ट होता है जिसे हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अब तो ये स्पष्ट हो गया कि पहले स्ट्रेन आती है जिसके कारण स्ट्रेस डेवलप होता है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है। तो किसी भी मटेरियल की वह मैक्सिमम कैपेसिटी
जो वो मटेरियल फेल हुए बिना सह सकता है। आसान शब्दों में कहें, कोई भी मटेरियल फेल होने से पहले जितना मैक्सिमम स्ट्रेस या लोड सर्वाइव कर सकता है, उसे उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस की, जिसे 2 भागों में बाँटा गया है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। बात करें यदि नॉर्मल स्ट्रेस की, तो इस डायग्राम से समझिए कि जब कोई लोड किसी पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर कार्य करता है, तो इस दौरान जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं, उन्हें हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई लोड किसी पर्टिकुलर सरफेस के टेंजेंशियल कार्य करता है, तो इस दौरान जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं, उसे हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो जब किसी बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग लोड कार्य करता है, तो उस दौरान बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं, उसे एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। बात करें यदि बेंडिंग स्ट्रेस की, तो कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जब बेंडिंग की स्टेट में होता है, तो उस दौरान उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं, उसे बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। इसे हम लोग डिटेल में आने वाले चैप्टर बेंडिंग स्ट्रेस में पढ़ेंगे। बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेस की। तो जब कोई नॉर्मल कंप्रेसिव लोड किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पर एक्ट करता है, तो जो 2 संपर्क सतहों के बीच स्ट्रेस डेवलप होता है, उसे हम लोग बियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। इसे एक बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक टेबल है और उसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये जो इसकी कांटेक्ट सरफेस है, इस पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, उसे हम लोग बियरिंग स्ट्रेस कहेंगे। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। तो डायरेक्टली शियर फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है, उसे हम लोग शियर स्ट्रेस के डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट रूप में बेंडिंग या टार्जन के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है, उसे हम लोग इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस कहते हैं। ये तो बात हो गई टाइप ऑफ स्ट्रेस की। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेंथ की। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ये सेम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रेस वेरिएबल होता है, मीन्स ये बदलता रहता है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एरिया और लोड पर डिपेंड करता है। जबकि किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ फिक्स होती है और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। बात करें यदि स्ट्रेस और प्रेशर की, तो स्ट्रेस एक इंटरनल एक्टिविटी है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जबकि प्रेशर एक एक्सटर्नल एक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, जबकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करें टेंसर क्वांटिटी की, तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ जब हमें प्लेन की आवश्यकता होती है, तो उसे हम टेंसर कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें स्ट्रेस 2 ही तरीके से एक्ट कर सकता है किसी सरफेस पर, या तो नॉर्मल या तो टेंजेंशियल, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। वहीं पे जो प्रेशर होता है, वो किसी भी सरफेस के केवल नॉर्मल ही एक्ट करता है। जैसे हम लोग पुरानी इंटरमीडिएट की किताबों में भी पढ़ते चले आए हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले लंबवत बल को ही दाब या प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेन क्या है। तो जब किसी बॉडी पर कोई लोड कार्य करता है, तो बॉडी का शेप चेंज होता है। कहने का मतलब ये है कि उसके डायमेंशन में भी चेंज होता है। तो इसी चेंज इन डायमेंशन को जब हम लोग ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें स्ट्रेन मिलते हैं और इसे हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अब इसमें याद आपको ये रखना है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन की, जिसे हम लोग एक-एक करके समझेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की।
तो लोड की डायरेक्शन में जब बॉडी के चेंज इन लेंथ को हम लोग ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो हमें लीनियर स्ट्रेन मिलती है। इसे इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि यह लोड की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में जो इसकी ओरिजिनल लंबाई है वो एल है और बढ़ी हुई लंबाई एल प्लस डेल्टा एल है। तो इसमें जब हम लोग चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे और इसकी ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो गया। अब यहाँ से एल और एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डेल्टा एल बाई एल, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिटरल स्ट्रेन की, जिसमें चेंज इन लिटरल डायमेंशन को जब हम लोग ओरिजिनल लिटरल डायमेंशन से डिवाइड करते हैं तो हमें लिटरल स्ट्रेन मिलती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन लिटरल डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है वही लिटरल स्ट्रेन कहलाती है। अब इसे इस डायग्राम से समझिए, ये लोड की डायरेक्शन है। तो बात आती है कि लिटरल डायमेंशन कहते किसे हैं, तो लोड की डायरेक्शन ये है, तो इसके परपेंडिकुलर जो डायमेंशन होती है उसे हम लोग लिटरल डायमेंशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शियर स्ट्रेन की। तो यह एक प्रकार का एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यह दो ओरिजिनली परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का चेंज इन एंगल होता है। अब बात करते हैं चेंज इन एंगल की। तो इस डायग्राम में देखिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं और जब डिफॉर्मेशन होता है तो डिफॉर्मेशन के बाद ये वाली लाइन जब यहाँ शिफ्ट हो जाती है तो अब इनके बीच का जो एंगल होगा वो कुछ कम हो जाएगा। मान लीजिए कि अब 90 माइनस 5 हो गया। तो अब इसमें जब हम लोग चेंज इन एंगल निकालते हैं तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो 90 माइनस 90 प्लस 5 होगा, तो यहाँ से 90 90 कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारा चेंज इन एंगल मिला वो 5 मिला, और इसी चेंज इन एंगल को ही तो हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, ये जो 5 है यहाँ पे हम लोग tan फाई बराबर लिख सकते हैं डेल्टा अपान एच। चूंकि ये फाई बहुत छोटा होता है इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं फाई बराबर डेल्टा अपान एच, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो हो गई बात शियर स्ट्रेन की। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो जब किसी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है, तो इसी आयतन में परिवर्तन और उसके ओरिजिनल आयतन के अनुपात को ही हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल देते हैं। ये इसका जनरल फार्मूला है और इस फार्मूले का यूज हम लोग तब करेंगे जब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की स्ट्रेन दी हो। जब बात करते हैं इस फार्मूले की, इस फार्मूले का यूज तब होगा जब किसी बॉडी पर तीनों दिशाओं में स्ट्रेस कार्य कर रहे हों, तब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन का। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो होता है वो सभी दिशाओं में बराबर होता है, इसलिए इसी फार्मूले में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड बराबर हम लोग जब सिग्मा पुट कर देंगे तो यहाँ हमें जो टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगी वो 3 सिग्मा अपान ई और 1 माइनस 2 म्यू। ये हाइड्रोस्टैटिक के केस में हमें ये वाला फार्मूला मिलेगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे इंजीनियरिंग या नॉमिनल स्ट्रेस के बारे में, जिसमें पूरा खेल लोड और एरिया का है। बात करें यदि इंजीनियरिंग स्ट्रेस की, तो इसमें हम लोग जो एरिया कंसीडर करते हैं वो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करते हैं। मतलब लोडिंग से ठीक पहले वाला जो बॉडी का एरिया होगा उसे हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस में कंसीडर करते हैं। बात करें यदि ट्रू स्ट्रेस की, तो ट्रू स्ट्रेस में हम जो ये एरिया कंसीडर करते हैं वो लोडिंग के बाद वाला एक्चुअल या इंस्टैन्टेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब लोडिंग टेंसाइल होगी तो क्या होगा और लोडिंग यदि कंप्रेसिव होगी तो क्या होगा। ध्यान दीजिए कि जब हम लोग टेंसाइल लोड लगाएंगे तो बॉडी की लेंथ इंक्रीज करेगी और एरिया जो होगा उसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगा वो कम होगा। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो ये जो ट्रू स्ट्रेस का मान है वो बढ़ जाएगा और ये वाला एरिया तो फिक्स ही रहेगा। तो टेंसाइल लोडिंग की कंडीशन में जो ट्रू स्ट्रेस का मान होगा
वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से कम होगा। इसी प्रकार कंप्रेसिव लोडिंग जब लगाएंगे तो एरिया का मान बढ़ेगा और ट्रू स्ट्रेस का मान घट जाएगा। तो इस कंडीशन में ट्रू स्ट्रेस का जो मान होता है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से कम हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इनके रिलेशन की, कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग किसी मटेरियल पर यदि टेंसाइल लोड लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं उसकी लेंथ इंक्रीज होती है और एरिया कम होता है। तो हम यह एज्यूम कर लेते हैं कि जितनी लेंथ बढ़ रही है उतना एरिया उसका कम हो रहा है। कहने का मतलब ओवरऑल इनका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। ये एक एजम्पशन है। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हम इन ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए एल इक्वल टू ए नॉट एल नॉट। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर ए नॉट एल नॉट अपॉन एल। अब ध्यान से देखिए इस वाले फार्मूले में सिग्मा टी इक्वल पी अपॉन ए, यहाँ पे ए का ये मान उठा के यहाँ पे रख देंगे तो सिग्मा टी इक्वल हमें मिल जाएगा पी अपॉन ए नॉट एल नॉट। ये एल ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये जो पी अपॉन ए नॉट है ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा ई एल अपॉन एल नॉट। ये हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा टी बराबर सिग्मा ई एल अपॉन एल नॉट। अब आइए देखते हैं, बात करें, यहाँ तो बात हो गई इंजीनियरिंग स्ट्रेस की। अगर हम इसी में इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करें तो एप्सिलॉन ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। अब इस डेल्टा एल को लिख सकते हैं हम लोग एल माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट। अब इसे अब अब इसे हम लोग लिख सकते हैं एल अपॉन एल नॉट माइनस वन, या इसे हम लोग लिख सकते हैं एल अपॉन एल नॉट इक्वल वन प्लस एप्सिलॉन ई। अब एल अपॉन एल नॉट की इस वैल्यू को जब हम उठा के यहाँ रख देंगे तो सिग्मा टी इक्वल सिग्मा ई वन प्लस एप्सिलॉन ई। ये रिलेशन हमको टेंसाइल की कंडीशन में मिल जाएगा। इसी इक्वेशन में जब हमारी लोडिंग कंप्रेशन होगी तो वहाँ निगेटिव चिन्ह लग जाएगा। अब बात करते हैं कि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट के भीतर मटेरियल में जब लोड हम लगाते हैं तो मटेरियल का शेप और साइज चेंज होता है। लेकिन अब जैसे हम लोग लोड को हटाते हैं तो मटेरियल यदि अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। अब एक कॉमन कन्फ्यूजन जो बच्चों के मन में रहता है कि स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक क्यों होती है और डायमंड स्टील से ज़्यादा इलास्टिक क्यों होता है। तो इसमें आपको ये समझना है कि जब हम रबर पर भी सेम उतनी ही मैग्नीट्यूड का लोड लगाएंगे और स्टील पर भी उतने ही मैग्नीट्यूड का लोड लगाएं और डायमंड पर भी उतने ही मैग्नीट्यूड का लोड लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो स्टील होगा वो रबर से पहले और डायमंड जो होगा वो स्टील से पहले अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। कहने का मतलब इलास्टिसिटी किसी मटेरियल के अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिगेन करने की पावर है, ना कि खींचने और बढ़ने की। तो अब ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक है और डायमंड स्टील से ज़्यादा इलास्टिक, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। तो जब हम लोग इलास्टिक लिमिट के बाहर मटेरियल पर लोड लगा देते हैं तो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। कहने का मतलब अब वो ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाता है। तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो यह मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे मटेरियल को टूटने से पहले उसे एक पतले तार के रूप में खींचा जा सके। अब बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल की जिसे टूटने से पहले थिन वायर के रूप में खींचा जा सके। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना है जिसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो 5% से अधिक होती है। अब बात करते हैं पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन की।
तो इलास्टिक स्ट्रेन के बाद वाली जो स्ट्रेन होती है उसे पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। कहने का मतलब ये लार्ज डिफॉर्मेशन शो करता है। और ये जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो शियर में वीक होता है और इसकी स्ट्रेंथ को यील्ड स्ट्रेंथ के रूप में शो करते हैं। अब बात करें इसके फेलियर की, तो टेंशन में ये 45 डिग्री पर कब कौन टाइप का फेलियर होता है, जबकि कंप्रेशन और टार्जन में इसका जो फेलियर होता है वो 90 डिग्री पर होता है। अब बात करते हैं ब्रिटलनेस की, तो ये मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे मटेरियल बिना डिफॉर्मेशन के ही टूट जाता है, या यूं कहें तो बहुत छोटे अमाउंट का डिफॉर्मेशन शो करता है और टूट जाता है। ब्रिटिल मटेरियल में जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो 5% से कम होती है और ये टेंशन में वीक होता है और इसकी स्ट्रेंथ को अल्टीमेट स्ट्रेंथ से शो करते हैं। इसका जो फेलियर होता है वो टेंशन में 90 डिग्री और कंप्रेशन या टॉर्जन में 45 डिग्री। दोस्तों अब हम लोग माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम समझेंगे, जिसमें टेंसाइल टेस्ट एएसटीएम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम पर किया जाता है, जिसमें इस टेस्ट स्पेसिमेन की जो ये इफेक्टिव लेंथ होती है इसे ही गेज लेंथ कहते हैं और इसका ये जो फार्मूला है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और इस स्पेसिमेन से रिलेटेड ये जो डायमेंशन, गेज लेंथ, डायमीटर और उनका रेशियो है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इस टेस्ट में स्पेसिमेन को इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्लैंप करके टेंसाइल लोड लगाया जाता है और अलग अलग लोड के मान पर हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के मान मिलते हैं और इन्हीं स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू के आधार पर हम लोग ये डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो आइए देखते हैं इस डायग्राम में, जहां वाई एक्सिस पर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया गया है और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन को दिखाया गया है। तो आइए अब इस डायग्राम की आगे की कहानी समझते हैं। तो जिसमें सबसे पहले बात करते हैं रीजन ओए की, जिसे हम लोग लीनियर इलास्टिक रीजन कहते हैं, क्योंकि इस ओए रीजन में हुक्स लॉ पूरी तरीके से वैलिड होता है और स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जैसे इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं और यह जो कांस्टेंट होता है वो इस ओवे लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि हुक्स लॉ किस लिमिट तक वैलिड है, तो आपको आंसर करना है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, क्योंकि इस रीजन में यही वो लास्ट पॉइंट होता है जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग इस पॉइंट ए के आगे बढ़ते हैं तो हम लोग नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन में आ जाते हैं जहां हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, क्योंकि इस रीजन में स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। यहाँ पे ये जो डायग्राम होता है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर थोड़ा कर्व फॉर्म में होता है। आते हैं पॉइंट बी पर, जिसे हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। कहने का मतलब ये है, इस लिमिट तक यदि हम मटेरियल पर लोड लगाएंगे और लोड लगाने के बाद यदि लोड हटा लेंगे तो मटेरियल अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेगा, इसलिए इस पूरे रीजन को इलास्टिक रीजन कहा जाता है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और आते हैं पॉइंट सी पर, जिसे अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये ट्रांजिएंट नेचर का होता है। कहने का मतलब ये बदलता रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है, इसलिए इसका यूज हम लोग डिजाइन में नहीं करते हैं। इसमें एक बात याद रखना है, इसी पॉइंट सी से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और जब कार्बन एटम के आपस में स्लिपेज के कारण यहाँ पे जब स्ट्रेस थोड़ा सा डीप होता है और जब हम लोग आते हैं पॉइंट डी पर, जिसे लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं, तो इस लोअर यील्ड पॉइंट का यूज हम लोग डिजाइन में करते हैं और यह पॉइंट फिक्स होता है, बदलता नहीं है, सभी मटेरियल के लिए फिक्स होता है। और अब हम जैसे ही इस पॉइंट डी के आगे बढ़ते हैं तो हमें स्ट्रेस का मान कांस्टेंट मिलता है,
जबकि स्ट्रेन का मान लगातार बढ़ता रहता है, जिसे हम लोग यील्डिंग कहते हैं और इस रीजन को यील्ड प्लेट्यू कहते हैं। अब जैसे ही हम लोग इस पॉइंट ई से आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में, जहाँ पे मटेरियल अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रीअरेंजमेंट के कारण स्ट्रांग हो जाता है और फिर अधिक स्ट्रेस को रेजिस्ट करने लगता है। तो इस स्ट्रेन हार्डनिंग जोन के बाद हम पहुंचते हैं पॉइंट एफ पर, जिसे हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं और यहाँ पे जो स्ट्रेस हमें मिलता है उसे अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। इसे ही मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। अब इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आते हैं नेकिंग रीजन में, जहाँ पे लोकल इनस्टेबिलिटी के कारण मटेरियल कमज़ोर हो जाता है, इसलिए स्ट्रेस का मान यहाँ गिरने लगता है। तो इस नेकिंग रीजन के बाद जब मटेरियल पॉइंट जी पर पहुँचता है, तो यहाँ आकर वह फेल हो जाता है और इस पॉइंट जी को हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग जब माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंप्रेशन में बनाते हैं, तो उसमें हमें ये जो नेकिंग वाला रीजन होता है, ये हमें नहीं मिलता है, क्योंकि जो मटेरियल कंप्रेशन में जब हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, तो मटेरियल इसी पॉइंट एफ पर ही आकर फेल कर जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यील्ड स्ट्रेस क्या है। तो यील्ड स्ट्रेस वह स्ट्रेस है जहाँ पर मटेरियल बिना लोड बढ़ाए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है। बात करें यदि प्रूफ स्ट्रेस की, तो किसी मटेरियल जैसे एल्युमिनियम के केस में यील्ड पॉइंट नहीं शो होता, तो उस केस में 0.2% स्ट्रेन पर जो हमें स्ट्रेस मिलता है, उसे ही हम लोग प्रूफ स्ट्रेस कह देते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ डिफरेंट टाइप के मटेरियल के लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइडियल रिजिड की, जिसमें लोड या स्ट्रेस कितना भी बढ़ जाता है, मटेरियल में किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब स्ट्रेन 0 होता है। बात करें यदि आइडियल फ्लूइड की, तो इसमें स्ट्रेन तो मिलता है, लेकिन इससे संबंधित जो स्ट्रेस होता है उसका मान 0 होता है। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम है वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल का है, जिसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और ये जो डायग्राम है, ये दिख ही रहा है कि स्ट्रेट लाइन लीनियर ना होके नॉन लीनियर है। ये नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल का डायग्राम है। और ये जो डायग्राम है जिसमें इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों बिहेवियर शो हो रहा है, यह जो डायग्राम है वो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का है। अब ये जो डायग्राम है वो इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग का है, और ये परफेक्ट प्लास्टिक का और ये ब्रिटिल मटेरियल का, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि क्रीप किसे कहते हैं। तो जब किसी मटेरियल पर कोई कांस्टेंट लोड कार्य कर रहा होता है, तो समय के साथ मटेरियल का परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग क्रीप कहते हैं। इसे एक घरेलू एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम लोग घरों में देखते हैं जो चारपाई होती है, जब वह नई होती है तो वह खिंची हुई मीन्स टाइट होती है, और जब उस पर हम लगातार सोते बैठते रहते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि वह चारपाई कुछ ढीली हो जाती है। कहने का मतलब उसका कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। इसे ही हम लोग क्रीप कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर पर क्रीप और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ क्रीप स्ट्रेन का मान बढ़ता है। इसी प्रकार समय के साथ भी क्रीप स्ट्रेन का मान बढ़ता जाता है। लेकिन बात करें यदि क्रीप रेट की, तो यह क्रीप के अलग-अलग स्टेजों में अलग-अलग होता है। बात करें यदि प्राइमरी स्टेज की, तो क्रीप रेट का मान घटता है, और सेकेंडरी स्टेज में क्रीप रेट का मान कांस्टेंट रहता है, और टर्सरी स्टेज में क्रीप रेट का मान बढ़ता है। अब बात करते हैं कि क्रीप किन-किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें हम लोग टाइम और टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से
क्रीप स्ट्रेन का मान बढ़ता है और टाइम बढ़ने से भी क्रीप स्ट्रेन का मान बढ़ता है। इसी प्रकार मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, मैग्नीट्यूड के बढ़ने से भी क्रीप का मान बढ़ता है। बात करें यदि लोडिंग की, तो लोडिंग जब स्टैटिक होती है तो क्रीप स्ट्रेन नहीं, क्रीप रेट स्लो होती है, और लोडिंग जब डायनेमिक होती है तो क्रीप रेट फास्ट होती है। ये तो हो गई बात क्रीप की। अब बात करते हैं कि रिलैक्सेशन क्या है। तो यह भी एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है जिसमें स्ट्रेन का मान कांस्टेंट होता है जबकि स्ट्रेस घटता है। इसे हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जब हम लोग किसी बोल्ट को नट में कसते हैं और कसने के बाद कुछ समय तक उसे छोड़ देते हैं तो देखते हैं कुछ समय बाद बोल्ट ढीला हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें जो कार्य करने वाला क्लैंपिंग स्ट्रेस है उसका मान कम हो जाता है। लेकिन ध्यान देना है कि जो बोल्ट और नट होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है, मतलब स्ट्रेन का मान कांस्टेंट रहता है, जिसे हम लोग रिलैक्सेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि फटीग क्या है। तो इसे मोटा मोटा ये समझ लो कि फटीग का मतलब ये है कि थकावट के कारण किसी मटेरियल का फेल हो जाना। कहने का मतलब ये है कि जब किसी मटेरियल पर बार बार लोड लगाते और हटाते हैं, मतलब साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हैं, तो इस दौरान मटेरियल जब कमजोर होकर फेल हो जाता है तो उसे हम लोग फटीग कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए कोई एक तार ले लीजिए और जब हम उसे एक पार्टिकुलर पॉइंट से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम लोग तार को एक बार ऊपर एक बार नीचे इस तरीके से रिवर्सल लोड लगाते हैं, तो कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि तार टूट जाता है। इसे ही फटीग कहते हैं। अब बात करते हैं फटीग को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं, जिसमें लोडिंग कंडीशन यदि रिवर्सल रहेगी तो फटीग फेलियर के चांसेस अधिक होंगे। इसी प्रकार जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड मीन्स लोड की जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तब भी फटीग फेलियर के चांसेस जल्दी होंगे। अब बात करें यदि टेम्परेचर की, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मटेरियल सॉफ्ट होगा। जब मटेरियल सॉफ्ट होगा तो उसकी फटीग स्ट्रेंथ कम होगी, जिससे फटीग फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात करें कोरोजन की, तो कोरोजन के कारण मटेरियल का जो सरफेस होगा वो रफ हो जाएगा और रफ सरफेस के कारण उसमें क्रैक जल्दी डेवलप हो जाएंगे, जिससे मटेरियल फटीग के कारण जल्दी से फेल हो जाएगा। अब बात करें स्ट्रेस कंसंट्रेशन की, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाली जगह भी फटीग फेलियर के चांसेस अधिक होते हैं। बात करते हैं कि इंड्योरेंस लिमिट क्या है। तो इंड्योरेंस लिमिट वह मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू है जिसके नीचे यदि मटेरियल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक साइक्लिक लोडिंग दी जाए तो मटेरियल फटीग के कारण फेल नहीं होगा। इसे आसान शब्दों में कहें तो फटीग फेलियर से पहले मटेरियल जितना मैक्सिमम स्ट्रेस रजिस्ट कर लेता है उसे ही इंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। अब बात करते हैं कि मेलेबिलिटी क्या है। तो किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसे हथौड़े से पीटने और रोल करने पर वह मटेरियल बिना टूटे एक थिन शीट के रूप में परिवर्तित हो जाए तो इसे मेलेबिलिटी कहते हैं। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेलेएबल कौन है, तो इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड की मेलेबिलिटी होती है और ये बहुत बार पूछा गया है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि मेलेबिलिटी डक्टिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब बात करते हैं कि टेनेसिटी क्या है। तो जब किसी मटेरियल पर कोई टेंसाइल लोड कार्य कर रहा होता है तब मटेरियल फ्रैक्चर को जब रजिस्ट करता है तो उसे हम टेनेसिटी कहते हैं। आसान शब्दों में टेंसाइल लोड के कारण मटेरियल जब अपने टूटने का विरोध करता है तो उसे हम लोग टेनेसिटी कहते हैं। बात करें यदि हार्डनेस की, तो मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिससे यह मटेरियल एब्रेशन, स्क्रैचिंग और इंडेंटेशन को रजिस्ट करता है, हार्डनेस कहते हैं।
स्क्रैच हार्डनेस के लिए हम लोग मोह टेस्ट करते हैं, जबकि एब्रेशन हार्डनेस के लिए हम लोग ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग इस फार्मूले का यूज करके ब्रिनल हार्डनेस नंबर फाइंड करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की यह पहली क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके बाद इसकी एक क्लास और आएगी। फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन, जो भी छोटे-मोटे डाउट्स रहेंगे, वो सब क्लियर हो जाएँगे। फिर इसके बाद जब आप किसी जेईई या एई के एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएँगे। सभी क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, जो हम लोग पीछे ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस वाली स्लाइड में जो पढ़ रहे थे, जिसमें टेंसाइल लोड के कारण ट्रू स्ट्रेस का मान इंजीनियरिंग स्ट्रेस से कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो उसमें लिखा वहाँ पे सही है, लेकिन बाय मिस्टेक मुँह से निकल गया है कि कम होता है, तो वो आप लोग करेक्ट कर लीजिए। जो वहाँ पे लिखा है, वो सही लिखा है। बाकी आपके जो भी डाउट हों या जो भी आप कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।